हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 9। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से साधन होते हैं और कैसे शहरी लोग जो है अपनी आजीविका का सृजन करते हैं। तो वो बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल आपने देखा था ग्रामीण क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के यहाँ पर आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में यहाँ आपने गांव में जो पाया था प्राथमिक और तृतीयक सेक्टर यहाँ पर थे, ठीक है। द्वितीयक का अभाव था। लेकिन शहरी परिवेश में अगर हम घुसते हैं, शहरी परिवेश में आजीविका के अवसरों की हम तलाश करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों ही सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका प्राथमिक और जो सेक्टर है उसमें बहुलता नहीं मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर वाले एम्प्लॉय यहाँ पे ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि शहरों के पास अधिकतर जो है औद्योगिकरण हो जाता है, तो औद्योगिकरण होने के फलस्वरूप यहाँ पर खेती वगैरह जो होती है बहुत ही ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक सेक्टर वाले कम मिलेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेकेंडरी यानी जो आपका द्वितीयक सेक्टर था और टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक सेक्टर सेवा क्षेत्र था, उसके एम्प्लॉय यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए कल वाले जो चैप्टर में एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वो बात ये थी कि देखिए जो रोजगार होते हैं, रोजगार में जो लोग संलग्न होते हैं वो दो तरह से होते हैं। दो तरह से कैसे होते हैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए एक तो यहाँ पर होता है संगठित क्षेत्रक, संगठित, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है असंगठित, ठीक है। यानी एक तो संगठित हो जाता है और दूसरा यहाँ पर हो जाता है असंगठित। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? संगठित का मतलब ये होता है कि भाई एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर उसके 12 महीने की सैलरी मिल रही है, यानी 12 के 12 महीने काम मिल रहा है। इसके अलावा तमाम तरह की जो लाभ हैं, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त स्कीम्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त जो नीतियाँ हैं जिनमें उसका जिक्र किया गया है स्कीम्स का, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर पेंशन वगैरह का जिक्र हो, ठीक है, या फिर जो वहाँ पर उसे भत्ता वगैरह मिलना हो, ठीक है, उससे संबंधित जिक्र हो, तो वो सब जो लाभ मिलते हैं संगठित के तहत आ जाते हैं। संगठित में हम इन्हें यहाँ पर अगर हम देखें, अपने आम बोलचाल में देखें, आम भाषा में देखें, तो संगठित में हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो संगठित रोजगार के एक श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा कुछ आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी कि जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे आप टाटा कंपनी मान सकते हैं, ठीक है। टाटा कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट पर कार्यरत व्यक्ति है तो उसके पास लगभग वही सब फैसिलिटी हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास हैं, ठीक है, यानी पूरी सुरक्षा है, तो उसे हम संगठित बोलेंगे। वहीं असंगठित में कौन आ जाएगा? असंगठित में वो लोग आ जाते हैं जिनके काम की सुरक्षा नहीं है, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि भाई हम आज तो हमें 200 रुपये कमाने को मिल रहे हैं, मान लीजिए कल बारिश हो जाती है, कल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कल हमें भूखा रहना पड़ेगा। ना ही ना कुछ भविष्य का इनके लिए कुछ है, यानी भविष्य में इनके लिए भविष्य में इनके लिए ना तो दवा दारू के लिए कुछ है, ठीक है, ना ही इनकी पेंशन वगैरह का इंतजाम कुछ भी नहीं है। तो ये लोग असंगठित क्षेत्र के बोले जाते हैं, ठीक है। इनकी परवाह करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे आपके रिक्शे वाले हुए, ठेले लगाने वाले हुए, फेरी लगाने वाले हुए, ठीक है, या फिर ऐसे वर्कर जो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं और जब फैक्ट्री जो अपने काम पर होती है, चरम पर होती है, तो वो इन्हें रख लेती है और बाद में इन्हें हटा देती है। तो ये सब लोग असंगठित में आ जाएंगे, यानी इनके पास जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, वही संगठित वालों के पास जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आपने पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर कर लिया अपने माइंड में। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं साथ साथ यहाँ पर वही बात कही गई है, वही बात दोहराई गई है कि भाई महानगर होता क्या है, शहर होता क्या है। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 5000 से ज़्यादा यहाँ पर शहर हैं, ठीक है। इनमें हमारे यहाँ 27 महानगर हैं। महानगर से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जिस नगर की जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा होती है वो महानगर की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, ये जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सामने पहला पॉइंट यही है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो 27 जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यानी महानगर हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए यहाँ भी चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है उसी तरह स्टार्ट होती है जिस तरह से आपने पिछले वाले चैप्टर जो पढ़े हैं उन सब की स्टार्ट होती है, यानी कहानी के रूप में। वही कहानी का रूप यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी सबसे पहले बात होती है सड़कों पे काम करने वाले। इस शहरी परिवेश में आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे वो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको देखेंगे कि शहरी परिवेश में आपको कुछ लोग सड़कों पर काम करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। वो लोग कौन होते हैं? अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक लड़की है, ये अपनी मौसी के यहाँ आई है, यानी मौसेरी बहन के साथ रहती है, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि कहा गया है, यानी गिनी चुनी बारी आई है, बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब ये यहाँ आई तो इसकी जो मौसेरी बहन है, यानी मौसेरी बहन का मतलब होता है मौसी की लड़की, ठीक है। मौसेरी बहन का मतलब होता है मौसी की लड़की, आप सब लोग जानते होंगे। तो उसके साथ ये घूमने गई, ठीक है।
तो जब ये घूमने गई तो इसने देखा, जैसी घर से निकली ये सड़क की तरफ जब ये मुड़े तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर रेहड़ी बेचने वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे, रेहड़ी पर टमाटर वगैरह ये सब बेच रहे थे। ठीक है, बगल में फुटपाथ पर एक महिला फूल वाला जो है फूल वगैरह, फूलों की माला वगैरह वो बेच रही थी। दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, उसके चारों ओर काफ़ी सारे लोग यानी कि वहाँ पर जो यानी कि कहते नहीं है झुरमुट लगाए खड़े थे एकदम अखबार पढ़ने के लिए। ठीक है, और कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऑटो रिक्शा वाला स्कूल जो है, और स्कूल का ऑटो रिक्शा है, वो बच्चों को ठसाठस ले जा रहा है वहाँ से। ठीक है, एक मोची जो है यहाँ पर अपने टिन का बक्सा रख रहा है फुटपाथ पर, एक नाई जो है अपना जो है काम शुरू कर चुका है, उसके पास एक ग्राहक भी बैठा है। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने देखा कि ये सब लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, ये भाई रेहड़ी लगा रहे हैं किस पर, सड़क किनारे। ठीक है, यानी इनके पास ना तो इनकी कोई प्रॉपर दुकान है, ठीक है, ना ही इनकी बैठने की कोई प्रॉपर जगह है। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है भाई इनके पास कोई मतलब नियत स्थान नहीं है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप, अगर आपके माइंड में विचार आ रहा हो कि भाई बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो ये क्या करते होंगे, इन्हें हटना पड़ता है मजबूरी में, वहाँ से हट के जाना पड़ता है, दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती है। काफ़ी बार क्या होता है, इन्हें बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पुलिस वाले वगैरह इन्हें परेशान करते हैं। ठीक है, कि भाई ये तो फुटपाथ है, फुटपाथ पर आप सामान नहीं लगा सकते, ऐसे करके मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इस तरह की परेशानियों का भी सामना इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर वही सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर इसी तरह इन्हें रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कहानी है, बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला है। ठीक है, यानी एक रिक्शे वाले की यहाँ पर कहानी आई है कि ये कहाँ से है, ये बिहार का रहने वाला है। वहाँ पर एक मिस्त्री का काम करता था, वहाँ पर इसके बीवी और 3 बच्चे थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि जमीन वमीन तो थी नहीं इसके पास। ठीक है, और मिस्त्रीगिरी का काम भी साल के 12 महीने नहीं रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ा इसे, यानी कि ये शहर में आ गया। शहर में आके इसने क्या किया, एक पुराना रिक्शा खरीद लिया और इसके लिए पैसे जो है किस्तों से चुकाए हैं। तो ये अब ये करता है कि बस स्टॉप से डेली सवारियों को उठाता है और छोड़ देता है 8-9 बजे तक, यानी सुबह से स्टार्ट करके 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है। ठीक है, यानी और इसके लिए हर सवारी से 10 से लेकर 30 रुपये तक भुगतान कर दिए। कुल मिलाकर से 200 से लेकर 300 रुपये की आमदनी हो जाती है। ठीक है, 100 से 150 रुपये इसका खाना खर्चा आ जाता है, और बाद बाकी जो बचत होती है वो अपने घर वालों को, यानी कि अपने शहर से अपने गांव में जो इसके बीवी 3 बच्चे रह रहे हैं उनको भेज देता है। ठीक है, और वर्ष में 1-2 बार मिलने भी चला जाता है। तो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है ठेले वाले, यानी कि एक रिक्शा चलाने वाले का। अब यहाँ पर बताई गई है कि रिक्शा चलाने वाले की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि शहर में, यहाँ पे कहा गया है कि अक्सर शहर में काम करने वाले, आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर भी रहना पड़ता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि आपने देखा है कि ग्रामीण परिवेश में क्या है, रोजगार है नहीं। हर कोई लोग यही सोचते हैं भाई शहरों की तरफ हम भागें, शहरों में रोजगार मिल जाएगा, कम से कम आबादी है वहाँ पर तो रोजगार भी होगा। ग्रामीण परिवेशों में आबादी नहीं है तो रोजगार के साधन भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। पलायन के उपरांत कहाँ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं रोजगार की तलाश में। ठीक है, कि भाई रोजगार हमें मिल जाएगा। अब देखिए शहरों में तो आ गए जे, लेकिन यहाँ पर इन्हें रहने के लिए दिक्कत है, यानी यहाँ तो इनका कोई होम वगैरह भी नहीं, हाउस वगैरह भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई अगर कमरा वगैरह किराए पर ले लेते हैं तो इनकी इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती है कि भाई वो कमरे का किराया निकाल के खुद बचा पाएं कुछ भी। ठीक है, तो दोनों तरफ से दिक्कत रहती है। तो ऐसे में ये लोग फुटपाथ वगैरह का आश्रय लेते हैं। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी डाल देते हैं किनारे किनारे पर, लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन तान वगैरह के वहाँ पर अपना आवास बना लेते हैं टेम्परेरी। गंदी नालियों के जो नाले वाले होते हैं उनकी बस्तियों में आपने देखा होगा, हर शहरों में ये आपको देखने को मिल जाएगी। रोड के सड़क के किनारे बना लेते हैं, बस्तियां बना लेते हैं अपनी। तो ये समस्याएं इनकी जटिल हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें रोजगारी तलाश में शहर में आना पड़ रहा है, और वहाँ शहर में आने के बाद भी इन्हें जो है कोई परमानेंट रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर बच्चू मांझी जो है, ये इनकी तरह कई सारे लोग जो है, जो कि अभी रिक्शे वाला था एक, इनकी तरह सड़कों पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम रिक्शे वाले को सड़कों की तरह की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई परमानेंट काम नहीं है। ये चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये खुद के स्वरोजगार में ही लगे हैं, यानी इन्हें कोई गवर्नमेंट के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा रोजगार मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। ये खुद के द्वारा अपना रोजगार सृजित कर रहे हैं, खुद के द्वारा ये, यानी खुद के द्वारा रोजगार में लगे हुए, यानी कि अपनी खुद की योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदना है, कितना बेचना है, दुकान कहाँ लगानी है। दुकानें अस्थायी होती हैं, इनकी टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि टेम्परेरी होने का रीजन ये है कि भाई इनके पास इतना बजट नहीं होता है कि भाई अगर हम दुकान कहीं से किराए पर ले लें तो उसका खर्चा नहीं निकाल पाएंगे जी, और खर्चा निकाल भी लें तो इतना सामान कौन उसमें भरेगा दुकान में। तो हर तरह से समस्याएं इनके किनारे। ठीक है, तो ऐसे करके ये टूटे फूटे कच्चे के डिब्बों या कागज के जो बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना लेते हैं। ठीक है, सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा लेते हैं। तो ये सब चीजें आपने देखी होगी। और फिर इन्हें आपने देखा होगा कि पुलिस से जद्दोजहद भी इनकी होती है। पुलिस बार बार मना करती है कि भाई फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाइए, यहाँ पर ये सार्वजनिक रास्ता है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अक्सर मारपीट भी हो जाती है कई बार, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें
हम देख अपने परिवेश में अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास लोग नहीं हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं, ठीक है। यानी ये लोग कोई बाहर से आए हुए नहीं है, हमारे आसपास ही लोग हैं। तमाम लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई अपने घरों के बने हुए उत्पाद होते हैं वो कहाँ बेचते हैं? शहरों में, यानी वो बेचते हैं बाजारों में। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में, आप किसी भी शहर में जाएं, आप किसी भी बड़े शहर में उठा लें, तो जो खाने पीने वाले ठेले होते हैं वो अधिकतर इन गरीबों के लिए ठेले होते हैं। यानी ये लोग गरीब लोग घर से खाना वगैरह बना के आते हैं, छोले भटूरे वगैरह बना के, उनका सामान जो है वो लेके बना के लाते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। रीज़न ये है, इन्हें खरीदने के लिए लोग क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि शहरों में भी एक कहीं ना कहीं दबाव तो होता ही होता है, क्योंकि आमदनी इतनी ज़्यादा है नहीं। अब लोगों को कम खर्चे में, यानी कि खाना भी पड़ता है, कम खर्चे में, पेट भी बुझाना है, वहाँ पेट की आग भी बुझानी है, तो इसलिए मजबूरी में लोग इनसे पर खाना खाते हैं। और ऐसे करके क्या होता है कि भाई इनका भी खर्चा चलता है और लोगों का भी काम चलता है। यानी आपने देखा होगा हर शहर में, हर कोई भी शहर चले जाओ आप, भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर रेडी वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ इतना अच्छा नियोजन है ही नहीं, तो हमारे हर जगह रेडी वाले मिलेंगे। और रीजन ये है रेडी वाले मिलने का, भाई उन्हें भी अपनी आजीविका चलानी है, और हम जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले लोग हैं हमें भी भोजन करना है, ठीक है। यानी हम लोग इतना प्रीफर नहीं कर सकते हैं कि भाई अच्छे खासे हाई क्लास रेस्टोरेंट में बैठ के खा लें, तो मजबूरी है हमारी, ठीक है। तो यानी दोनों लोगों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब ये निकल के आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद का जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया, अहमदाबाद के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे। यानी अहमदाबाद गुजरात का शहर है, वहाँ का जब सर्वेक्षण हुआ तो यहाँ पर ये पाया गया कि लगभग 12% लोग शहर में जो थे कामगार, वो सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले हों, रिक्शे खींचने वाले हों, ठीक है, या फिर ठेला लगाने वाले हों, या फुटपाथ पर फूल माला बेचने वाले हों, अखबार बेचने वाले हों, ऐसे करके 12% श्रमिक जो थे, कार्यरत श्रमिक जो थे, स्वरोजगार में संलग्न श्रमिक जो थे, वो 12% थे पूरे शहर में, ठीक है। तो ये हमारे लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, गंभीर समस्या बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि भाई शहरों में जनसंख्या होती है तो वहाँ पे रोजगार भी है, ठीक है। तो इसलिए लोग इस आस में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अब शहर में निकल तो पड़े, लेकिन उनके पास ना तो कोई रहने के लिए आवास है, ना ही उन्हें ये मालूम है कि कैसे हमें बेसिक फैसिलिटी हमें मिलेंगी, ठीक है, और हम उनका खर्चा कैसे उठाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें इस तरह की जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाद में कुछ संस्थाएं भी हैं वो इनके लिए प्रयास कर रही हैं, यानी इनके कमाने वगैरह के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बार बार इनकी पुलिस से झड़प हो रही है, यानी पुलिस वाले कह रहे हैं भाई फुटपाथ खाली करो, सार्वजनिक रास्ता है, यहाँ पर आप अतिक्रमण क्यों फैला रखा है। तो बार बार इन बेचारों को अपनी आजीविका से हटना पड़ता है, मारपीट भी होती है इनके साथ, ठीक है, मार भी खानी पड़ती है। तो बाद में यहाँ पे कुछ सुझाव ऐसे दिए गए हैं, जो कई सारी संस्थाएं, NGOs वगैरह हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, उन्हें सुझाव दिए गए हैं कि इनके लिए कुछ स्थान नियत कर दिए जाएं शहर में, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा बुद्ध की हाट, ठीक है, मंगल बाजार, शनि बाजार, ठीक है। तो ऐसे करके बाजारों के नाम सुने होंगे जहाँ पर लोग फुटपाथ पर सामान अपना बेचते हैं, वो उसी के लिए फेमस होते हैं। यानी आपने सुना होगा हर शहर में बाजार लगते हैं इस तरह के, यानी बुद्ध हाट, ठीक है, मंगल बाजार या शनि बाजार, या इस तरह के जो बाजार हैं, संडे मार्केट के नाम से, ठीक है, जहाँ पर लोग फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं। तो सरकार ने खुद इन्हें प्रमोट कर दी। प्रमोट इसलिए करती है भाई ये भी देश के नागरिक हैं, इन्हें भी अपनी यानी कि हम रोजी रोटी कमाने का इन्हें भी अधिकार है, तो क्यों ना इन्हें सिस्टमेटिक के ढंग में इन्हें जो है नियोजित कर दिया जाए। सिस्टमेटिक ढंग में नियोजित कर दिया जाएगा तो ये होगा कि भाई ये लोग अपनी आजीविका कमा लेंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में लगभग कम से कम 250 से 300 लोग ऐसे हैं आपके, ठीक है, मैं अपने इसी की बात करूं, जो कि आपकी किताबें बेचते हैं, ठीक है। यानी किताबें बेचने वाले जो कि फेरी पर किताबें बेचते हैं, यानी उनकी दुकानें नहीं हैं, वो केवल फेरी पर ही किताबें बेचते हैं। लेकिन जब दिल्ली जो आपकी NDMC ने वहाँ पर जो लिया, यानी दिल्ली की जो नगर पालिका, उसने डिसीजन लिया कि फुटपाथ पर किताबें नहीं बिकेंगी, तो इनके सामने एक रोजगार का संकट खड़ा हो गया। फिर ये लोग हाई कोर्ट वगैरह में गए कि सर हम इतने सालों से किताबें बेच रहे थे, सस्ती किताबें, तमाम जो है एग्जाम के लिए सस्ती किताबें मुहैया करवा रहे थे, नोवेल वगैरह मुहैया करवा रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी सर यहाँ पर हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो यानी पर्टिकुलर किसी न किसी सेक्टर से लगे हुए हैं। यानी वो पूरा मार्केट जो था वो किताबों के लिए फेमस था दिल्ली में, ठीक है। यानी रेहड़ी पर, यानी कि फुटपाथ पे किताबें बिकती थी वहाँ पर, और किताबें वहाँ पे किलो के हिसाब से आप ले सकते थे। नोवेल वगैरह हैं और साहित्य की और जो किताबें हैं वो किलो के हिसाब से वहाँ पर मिलती थी, ठीक है। तो इन सब लोगों की समस्या का समाधान के लिए सरकार ने तमाम सारे प्रयास किए हैं, ठीक है। तो ये तो शहरों में आपने एक वर्ग देख लिया, कौन सा, फुटपाथ पर रहने वाला, फुटपाथ पर सड़कों पर काम करने वाला। दूसरा वर्ग यहाँ पर ये है बाजार में, ठीक है। यानी कि अब जो महिला है वो अपनी मौसी की लड़की के साथ एक बाजार में घुस जाती है, ठीक है। तो बाजार में आपने देखती है वहाँ पर मिठाई की दुकानें, खिलौने की दुकानें, कपड़े चप्पल बर्तन, यानी सभी तरह की दुकानें हैं, ठीक है। इनकी जो मौसेरी बहन है उनकी दाढ़ में दर्द था,
यानी दांतों की जो दाढ़ होती है उसमें दर्द था, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वो भी देखा। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपना एक अनुभव बताते हैं, अनुभव साझा किया गया है। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद ये शोरूम में गए, शोरूम से सिले सिलाई इन्होंने कपड़े खरीदे। शोरूम 3 मंजिला था और हर तीसरी मंजिल पर वहाँ पहुंचे जहाँ पर वहाँ पर लड़कियों के ही कपड़े केवल मिल रहे थे। तो इन्होंने बाजार का हाल बताया। अब बाजार की हाल में आप देख रहे हैं, बड़ी दुकानें कुछ हैं और कुछ छोटी दुकानें हैं। ठीक है, बड़ी दुकान में यहाँ पे बताएगा हरप्रीत का जिक्र किया गया, यानी पहले इनके पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। ठीक है, और इतवार को यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर इतवार को या त्योहारों के समय में ये और इनकी माँ उनकी मदद करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर इनका आगे खर्चा चल रहा था। अब क्या है, अब मेरी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। तो ऐसे करके बताया गया है कि भाई कुछ सालों बाद क्या किया कि कुछ सालों बाद इन्होंने आगे चलकर एक बड़ा सा शोरूम बना लिया। तो ऐसे करके यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग अपने पैसे का रूटीन चलाते हैं, सर्किल बनाते हैं। यानी हमारे पास आज 100 रुपये का लाभ हो गया तो हम सोचेंगे भाई 100 रुपये को मैं कहाँ लगाना है, फिर हम देखेंगे भाई अगले दिन हम 110 का लाभ हो गया, 100 रुपये लगा के 10 रुपये और बच गए, 110 का हमारा बजट हो गया, 110 लगा के एक दिन 120 का हो जाएगा। तो ऐसे करके हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर जिक्र किया गया है, कुछ भी नया नहीं है, वही सब चीजें हैं, वो सब चीजें जो आपके आम परिवेश में है, वही सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाजारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं शोरूम टाइप में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छोटी छोटी दुकानें हैं। ठीक है, यानी कि ये पक्की दुकानें जो होती हैं इनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। ठीक है, और नगर निगम यहाँ पर इन्हें बताता है कि सप्ताह के कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, बाजार खुलेगा। तो ये जो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम इन्हें जो है सर्टिफिकेशन करता है कि भाई, सर्टिफिकेट इसलिए देता है कि भाई बताता है कि भाई कब दुकान बंद रखनी है। देखिए यहाँ पर जो दुकान बंद वाली प्रोसेस रखी गई है वो क्यों रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है, आपने देखा होगा अधिकतर शहरों में जब इनकी दुकानें इस दिन बंद होती हैं, उस दिन के लिए फुटपाथ वाले जो लोग होते हैं, फुटपाथ पर अपना व्यापार करने वाले लोग होते हैं, वो इनकी दुकान के आगे का जगह है वो यूज करते हैं, यानी पर्टिकुलर एरिया यूज करते हैं। ये सरकार ने खुद नियत किया है। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि जिस दिन बड़ा मार्केट बंद होता है उस दिन फुटपाथ वाला मार्केट खोला जाता है। इसलिए खोला जाता है ताकि फुटपाथ पर रहने वाले लोग उनकी भी आजीविका चल सके। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को छूट दी जाती है कि भाई आप लोग, इनकी दुकानें हैं, इनकी दुकानों के आगे आप, इनके शटर घिरे हुए होते हैं, इनकी दुकानों के आगे आप जमीन पर अपना सामान लगा के बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपने देखा होगा कि इन बाजारों में, बड़े बड़े बाजारों में छोटे छोटे दफ्तर भी हैं, दुकानें भी हैं, बैंक भी हैं, कोरियर सेवाएं भी हैं, ये सब सेवाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। देखिए ये पार्ट ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ नोट डाउन हो जाए, पूरी कहानी जो है वही सब पृष्ठभूमि है प्राथमिक द्वितीय तृतीयक सेक्टर की। ठीक है, और वही कहानी है। यहाँ पर बस अंतर ये हो गया है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, यानी कि शहरों में कौन कौन से लोग रह रहे हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग रह रहे हैं, बड़े बाजार वाले लोग भी हैं। ठीक है, कुछ लोग फैक्ट्री में कार्यरत हैं। तो ऐसे करके आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी आसान भाषा में आप नोट कर लेना। मैं यहाँ पर कोई अपनी लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, यानी आप अपने आसान भाषा में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमने शहरों में कितनी तरह के लोग देखे, कैसे कैसे रोजगार में लगे हुए हैं, यानी फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, कुछ बड़े बाजारों में इनकी बड़ी दुकानें या छोटी दुकानें भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी या छोटी दुकानों के आगे ये लिख लेना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। तो ऐसे करके आपका ये पूरा चैप्टर आप नोट बना लेंगे। इसके वैसे नोट्स बनाने का इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। अब बात करते हैं फैक्ट्री की। ठीक है, देखिए फैक्ट्री के लिए यहाँ पर इन्हें फिर से कहानी आई है कि इन्हें एक अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना था। जरी का मतलब डिजाइनिंग वगैरह का काम करवाना था। ठीक है, और इसे इन्हें खास मौके पर पहना था। तो इनकी बहन ने कहा कि ये निर्मला को जानती, निर्मला इनके पड़ोस में रहती है और निर्मला एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में कार्यरत थी। ठीक है, तो इन्हें क्या करना था कि भाई ये लोग भी उसकी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी और ये बस में एक कोने में खड़ी हो गई। ऐसे करके क्या हुआ कि बस फैक्ट्री के पास पहुंची और लोग वहां पर फिर उतरने लगे। ठीक है, जब जो लोग उतर रहे थे तब इन्होंने देखा कि कुछ लोग समूह में, एक समूह बनाकर एक बड़े बाड़े टाइप पर खड़े थे। ठीक है, और उन्हें लोग जो थे उनसे बोलभाव कर रहे थे, उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो फिर बाद में इन्होंने अपनी सिस्टर से पूछा यकायक कि भाई ये ऐसा क्या है कि भाई एक चौक पर, जिसे हम चौक बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, चौराहे पर इतने सारे लोग बैठे हैं और लोग मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं, साइकिलों से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, इनसे मोलभाव कर रहे हैं, इन्हें ले जा रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, तो इन्होंने बताया भाई ये चौक होता है। चौक का मतलब ये होता है कि लेबर चौक कहा जाता है कि यहाँ से आप अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग मजदूर, मिस्त्री, ठीक है, जो भी कामगार हैं वो ले जा सकती हैं। डेली वर्कर हैं ये, डेली बेसिस पर। आप देखते होंगे कि दिल्ली वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में हर जगह चौक लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपके यहाँ की तरह नहीं है कि भाई मजदूरों के आपका नंबर हो या आपके आस पड़ोस में रहने वाले मजदूर हो तो आपने बुला लाए, काम करवा लिया। वहाँ पर आपको चौक पर ही जाना पड़ता है। चौक पर आपको ऑल टाइम ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल टाइम आपको ये मजदूर मिल जाएंगे जिन्हें आप तोल मोल यानी कि आपका भाव करके आप इन्हें ला सकते हैं।
इनसे काम करवा के इन्हें पैसे दीजिए और ये जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी शहरों में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने काम की तलाश के लिए इस तरह से लेबर चौक वगैरह भी खड़ा रहता है। ठीक है, इनके पास कोई काम नहीं है, लेबर चौक वगैरह खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन तो इन्हें कोई वर्कर बुला ले गया, किसी दिन तो कोई इन्हें बुला ले गया मालिक काम करवाने के लिए, किसी दिन इनके पास रोजगार है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगार तो है ही है, संगठित तो है नहीं है, असंगठित सेक्टर में आ रहे हैं। यानी ये भी संगठित सेक्टर में नहीं आ रहे हैं, असंगठित में आ रहे हैं। यानी रोजगार कभी है कभी नहीं है, कभी खाने को मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा। ये गंभीर समस्या है ही है इनके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी शहरों में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है, ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फैक्ट्री में जब इनकी एंट्री होती है, फैक्ट्री में पहुंच जाती हैं ये लेडीजें। ठीक है, तो ये देखती हैं वहां पर हर व्यक्ति एक एक मशीन पे लगा हुआ है, हर अलग डिपार्टमेंट हाउस बना हुआ है हर काम के लिए। ठीक है, यानी एक एक व्यक्ति जो है मशीनों पर लगा हुआ है, सिलाई मशीन पर लगा हुआ है, हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी और हर जगह अपने अपने डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए निर्मला जो इनकी सहेली है, वो क्या कर रही है, वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में है, यानी निर्यातक कंपनी में। यानी वहां से क्या होता है, कपड़ा बनता है और बाहर विदेशों में भेजा जाता है। ठीक है, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, इस विदेशों में भेजा जाता है कपड़ा। इसकी टाइमिंग जो है फैक्ट्री की वह 9 बजे से लेकर सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। यानी लगभग 12 घंटे मान सकते हैं, 12 से 13 घंटे की टाइमिंग है ये। ठीक है, 12 से 13 घंटे इन्हें लग जाते हैं। यानी 8 घंटे का जो होना चाहिए वर्क, वो उसमें एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क के लिए इन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है निर्मला को रोज के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त काम करे, यानी कि अगर यहाँ पर कह सकते हैं यानी कि ओवर टाइम लगाए तो भाई 100 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसे। ठीक है, तो ऐसे 380 रुपये हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी सीजन ऑफ हो जाता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि भाई कपड़ों की डिमांड कम होती है तो इन्हें फैक्ट्री में से निकाल दिया जाता है, तो उस टाइम पे ये बेरोजगार हो जाते हैं 4-6 महीने के लिए। तो वो बातें कही गई हैं। यानी कि एक तरह से आप ये भी समझ में आया कि फैक्ट्री में कार्यरत वर्कर भी है, उसे आप संगठित नहीं बोल सकते हैं। यानी कि फैक्ट्री में भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जहां पर असंगठित सेक्टर के वर्कर काम कर रहे हैं, निर्मला जैसे। ठीक है, यहाँ पे कहानी में समझाने का भावार्थ यही था कि फैक्ट्री में ऐसे भी बहुत सारे वर्कर हैं जो निर्मला जैसे हैं और जो डेली बेसिस पर हैं। यानी कि इनके लिए कोई परमानेंट सरकार का कोई लाभ नहीं है, सरकार की कोई नीतियों के तहत इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी डेली बेसिस पे है, जब चाहे ना तब जो कंपनी निकाल सकती है। यानी कि इन्होंने जैसे ही अपने अधिकारों की मांग की वैसे ही कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो इन्हें निकाल दिया जाता है। और ये हमारे यहाँ अक्सर भारतीय परिवेश में देखने को मिलता है। इस तरह की दिक्कतें हमारे भारतीय परिवेश में आम बातें हैं, यानी कि हम अपनी अधिकारों की मांग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बिजली वगैरह के पावर लूम वगैरह होते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो डे नाइट की शिफ्ट लगती है 12-12 घंटे की, वो भी बताया गया है यहाँ पर, और इन्हें कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने एक फैक्ट्री का वर्णन किया है। यानी फैक्ट्री में कार्यरत जो मजदूर हैं वो भी संगठित नहीं है, वो भी असंगठित में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक दफ्तर की। ठीक है, यानी एक ऑफिस की। देखिए, दफ्तर की बात आ गई तो आपके माइंड में एक बात आ गई होगी, दफ्तर का मतलब हो गया तृतीयक सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्रक। ठीक है, और फैक्ट्री की बात आ गई तो आपके माइंड में आ गया होगा द्वितीयक क्षेत्रक, यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आप विनिर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या आ रहा है, आपके पास कपड़े के थान आ रहे हैं, कपड़े के थानों को काटकर आप पैंट, टी शर्ट, जो भी उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद बना रहे हैं, यानी विनिर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर था और नीचे टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, यानी तृतीयक सेक्टर है, यानी यहाँ पर सेवा सेक्टर आ गया दफ्तर में। तो दफ्तर में क्या है, दफ्तर में इनकी मौसी सुधा है जो कि विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर होने के साथ साथ तो यहाँ पर ये एक बिस्किट कंपनी में काम करती हैं और इनका रोल यही है, बिस्किट कंपनी में कार्यरत रोल इनका ये है कि भाई इन्हें इन्वेंट्री वगैरह है, यानी कि क्या क्या सेल हो रही है, कैसे सेल हो रही है, उनका निरीक्षण करना है, बड़े बड़े दुकानदारों के ऑर्डर लेने हैं, उनका भुगतान इकट्ठा करना है। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि पूरे शहर को 6 जोन में डिवाइड कर दिया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि लेन देन की आसानी हो, लोगों की लिस्ट बनाने में आसानी हो, क्रेता विक्रेता की। ठीक है, इसके अलावा इन्हें बताया गया कि मौसी को नियमित तनख्वाह भी मिलती है, बिस्कुट कंपनी स्थायी कर्मचारी है ये। ठीक है, और इनकी ये उम्मीद कर सकती हैं कि नौकरी इनकी लंबी समय तक रहेगी। बिल्कुल बात सही है। अब देखिए, इन्हें कुछ फायदे मिलते हैं इनकी स्थायी नौकरी के होने के। बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है, यानी सरकार की जो भविष्य नीति वगैरह है सरकार के पास, उसमें इनका एक भाग डाला जाता है सैलरी का कंपनी की तरफ से, इस पर इन्हें ब्याज भी मिलता है। यानी सेवानिवृत्त होने पर इन्हें पूरा पैसा भी मिल जाएगा, ऊपर से उसका ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा इन्हें जो छुट्टियां हैं, ठीक है, हॉलीडेज हैं, वो भी हॉलीडेज वगैरह पूरे मिलते हैं। ठीक है, इतवार तो मिलता ही मिलता है और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी भी इन्हें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा परिवार वगैरह के लिए जो बेसिक फैसिलिटी हैं, यानी कि मेडिकल सेवाएं हैं, वो भी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा मातृत्व अवकाश वगैरह, मैटरनिटी लीव वगैरह, जिसके बारे में सरकार बार बार कहती है कि भाई कोई भी कार्यरत महिला हो, चाहे प्राइवेट फर्म में हो या गवर्नमेंट फर्म में हो,
मातृत्व अवकाश उसका अधिकार है। लेकिन फिर भी कुछ फर्में ऐसी हैं जो इस बात को नहीं मानती हैं, दरकिनार कर देती हैं, ठीक है, अपनी मनमर्जी चलाती हैं। तो वो बातें कही गई हैं कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जिससे कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, बुढ़ापे के लिए बचत मिल रही है, छुट्टियां भी मिल रही हैं और परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी मिल रही हैं, ठीक है। यानी हमने अपने इस चैप्टर के अंतर्गत उन लोगों का जिक्र कर लिया जहां पर एक व्यक्ति जो है फुटपाथ पर है, दूसरा व्यक्ति बाजार में है, तीसरा व्यक्ति जो है बाजार के बाद यहाँ पर आ गया फैक्ट्री में है, और चौथा व्यक्ति यहाँ पर आपने देख लिया किसमें है, एक दफ्तर में है, ठीक है, दफ्तर में है जहां पर इसकी जॉब सिक्योर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने देश में, आपने देखा होगा, अब दफ्तरों की बात करें, अपने देश में जो है कॉल सेंटर, जो आप देख पा रहे हैं, लोग कॉल सेंटर के जरिए काम करवा रहे हैं, तो कॉल सेंटर का प्रचलन अपने देश में ज़्यादा बढ़ गया है। रीजन ये है, कॉल सेंटर एक ऐसा रोजगार प्रदाता है सेवा क्षेत्र में, ठीक है, जो कि विभिन्न उद्योगों से जुड़े कॉल वगैरह लेता है, उनकी समस्याओं का निस्तारण करता है, ठीक है। यानी कॉल सेंटर केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर के सामने और उन्हें फ़ोन दे दिया जाता है, भाई उनके पास सामने कॉल आती है, उनकी समस्याएं होती हैं, भाई एंट्री करते हैं और उसका हल बताते हैं, ठीक है। या फिर कोई समस्या इनके बाहर होती है तो अपने आगे के जो अफसर होते हैं उनके आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो ये चीज़ें अपने देश में जो आपका कॉल सेंटर वाला जो रोजगार है वो आपके यहाँ भरपूर रहा है, फल फूल रहा है, ठीक है। यानी कि BPO जैसे बोलते हैं, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, इसको बिजनेस यानी आम भाषा इसकी पूछी जाती है, इसको नाम दिया गया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, ठीक है, लिख लेना आप, इसको BPO को कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी BPO, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कॉल सेंटर को क्या कहते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये लिख लेना आप। तो ये अपने यहाँ रोजगार फल फूल रहा है। दूसरी बात ये है, आपको पता होगा कि विश्व में हम लोग अंग्रेजी बोलने में दूसरे नंबर पर हैं, ठीक है, यानी विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले देशों में हमारा दूसरा स्थान है। इस वजह से यहाँ पर हमारे देश में एक तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और अंग्रेजी बोलने वाली जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह हैं, उनके कॉल सेंटर हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ये बातें आपने इकोनॉमी में पढ़ ली थी, क्लास 9 की इकोनॉमी में मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से नोट करवाने लायक कुछ भी नहीं था, बस आपके माइंड में जो कहानी थी वो कहानी गढ़नी थी, मुझे बस वो कहानी आपके माइंड में गढ़वानी थी, ठीक है। गढ़वानी इसलिए थी, आपको अगर शहर के नियोजन से संबंधित, शहर के रोजगार नियोजन पर अगर आपको निबंध लिखने को दे दिया जाए तो यकीन मानिए अब आप अच्छे से निबंध लिख पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में हर चीज़ आ गई। फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी आ गए, ठीक है, उसके बाद फुटपाथ के बाद बाजारों वाले लोग भी आ गए, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी आ गए, दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी आ गए, यानी 4 तरह के लोग आपने एक चैप्टर से सीख लिए। और इन 4 तरह के लोगों पर आप यकीन मानिए 500-500 वर्ड में निबंध, 500-500 वर्ड का आंसर बड़े आराम से लिख देंगे, ठीक है, चारों लोगों पर कि भाई इन्हें किस तरह की समस्या है, ठीक है, इन्हें किस तरह की समस्या है, इन्हें किस तरह की समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको चैप्टर ऐसे भी पढ़ने को मिलेंगे जिसमें आपको नोट करने से ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। और देखिए मैंने फिर से बोल रहा हूँ, आज ही आपकी बुक एंड हो जाती है क्लास 6 की, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो NCERT पॉलिटी उसका स्वरूप इसलिए नहीं बदला। काफ़ी सारे लोगों को सजेशंस आप लोगों का था कि सर केवल मुझे टू द पॉइंट दे दीजिए, बेकार में हम 20 मिनट का लेक्चर देखते हैं, कहानी आप क्यों पढ़ाते हैं। कहानी पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका माइंड मेकअप करना, ठीक है। कहानी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ माइंड मेकअप हो जाए, माइंड मेकअप हो जाएगा तो आप जो आंसर राइटिंग है वो अच्छे से कर पाएंगे, और आपका माइंड मेकअप नहीं होगा तो यकीन मानिए आप आंसर राइटिंग कभी नहीं कर पाएंगे, यानी ठीक है। तो इसलिए माइंड मेकअप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिल पाए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।